हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, फाइनली यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जो वन आरक्षी भर्ती में नकल हुई थी, नकल के लिए जो एसआईटी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया गया है दोस्तों। रिपोर्ट पब्लिश करने के साथ साथ यहाँ पे यूके ट्रिपल एससी ने जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे ओपिनियन मांगे हैं अपनी ईमेल आईडी पे। ठीक है, तो क्या क्या इस जांच में निकला है, क्या आगे की कार्रवाई होनी चाहिए, क्या हमारा ओपिनियन है, क्या आप लोगों का ओपिनियन होगा, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। 15 अक्टूबर का नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जांच आख्या में यहाँ पे साफ साफ पता चल चुका है दोस्तों। 1218 पोस्ट पर जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई थी फरवरी माह में 2020 में, 16 फरवरी को ये भर्ती हुई थी। 2 पालियों में पहली बार ये भर्ती हुई थी। उत्तराखंड की एक ऐसी ग्रुप सी की भर्ती जो पहली बार 2 पालियों में हुई। अलग अलग पेपर आए, यद्यपि दोनों पेपरों का जो लेवल था वो लगभग लगभग समान था। नॉर्मलाइजेशन मेथड की इसमें बात की गई थी दोस्तों, लेकिन दुर्भाग्य से इसमें नकल प्रकरण सामने आ गया दोस्तों। ठीक है, जैसे कि पेपर का व्हाट्सएप पे पब्लिश हो जाना और इसके साथ साथ दोस्तों बहुत से कैंडिडेट्स का यहाँ पर नकल में शामिल होना विथ ब्लूटूथ डिवाइस। तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिस पर एसआईटी जांच बैठाई गई थी और एसआईटी ने फाइनली अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपी और आयोग ने उसको पब्लिश कर दिया है। जैसा कि रिपोर्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ ये बोला गया दोस्तों एसआईटी रिपोर्ट में कि एसआईटी रिपोर्ट में देखिए हमारा सबसे पहले अभियुक्त का नाम है रचित पुंडीर, जो कि वहाँ पे ड्यूटी कक्ष निरीक्षक था, जिसकी ड्यूटी लगी थी कक्ष निरीक्षक के रूप में बीएसएम इंटर कॉलेज रुड़की में। ठीक है, इसके साथ साथ अभियुक्त राहुल, बहुत से लोग हैं इसमें, अभी पूरी लिस्ट भी यहाँ पे आयोग ने दी हुई है। लगभग आयोग ने ये बोला कि 57 लोगों ने नकल की है इस भर्ती में। ठीक है, जो हमारे प्रमाणीकरण मिले हैं ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह और जितने भी ईएमआई नंबर के क्रॉस चेक हुए हैं एसआईटी ने, टेली कम्युनिकेशन के जितने भी मेथड होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के जितने भी मेथड होते हैं, उनसे ये पता कर लिया है कि लगभग 57 जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने साफ साफ इसमें नकल किया, ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग किया है। ठीक है, जिनमें से लगभग कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई हो चुके हैं, कुछ कैंडिडेट्स की यहाँ पे अभी भी कोशिश चल रही कि कहाँ के हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एसआईटी प्रयासरत है। तो बहुत सी बातें यहाँ पे देखिए दोस्तों जो यहाँ पे डिस्कस करनी है आप लोगों से। तो आयोग ये बोल रहा है दोस्तों कि हमारे 57 अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा में नकल के लिए ब्लूटूथ डिवाइस यूज की गई थी। ठीक है, और 3 जगह पे नकल हुई थी, पहला हरिद्वार, दूसरा पौड़ी और तीसरा देहरादून। इन 3 जगहों के लगभग 22 सेंटरों पर दोस्तों ये देखिए 22 परीक्षा केंद्रों को चिन्हित किया गया जहाँ पे नकल हुई थी दोस्तों। ठीक है, और नकल में जितने भी लोग हैं वो अभी यहाँ पे एनेक्चर में दर्शाया गया है आयोग के द्वारा। तो बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट में देखिए दोस्तों जितनी भी हमारी बोले गए बातें आयोग के द्वारा, इन बातों से लास्ट में हम आते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में तो साफ बोला गया कि नकल हुई है और वास्तव में नकल भी हुई है 22 केंद्रों में, जिसमें से एक परीक्षा केंद्र पौड़ी में था, एक देहरादून में है। ठीक है, और 22 में से देखिए जो हमारे 22 केंद्रों में से 57 अभ्यर्थियों में से देखिए दोस्तों 26 अभ्यर्थियों के संबंध में जांच जारी है अभी भी, और बाकी अभ्यर्थी आइडेंटिफाइड हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आयोग वाले बोल रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पर एसआईटी की जांच हमने पूरी आपके सामने रख दी है। इतने कैंडिडेट्स इसमें नकल करते हुए पाए गए हैं, 57 कैंडिडेट्स का नाम है। भर्ती की टोटल वैकेंसी थी 1218। ठीक है, अब यहाँ पे ओपिनियन मांगा गया है और आयोग किस बुनियाद पर ये ओपिनियन मांग रहा है ये थोड़ा समझने वाली बात है। अब यहाँ पे देखिए हम सिंपली देखिए दोस्तों, हम देख सकते हैं कि 18/10 तक आपसे ओपिनियन लिए गए हैं इसमें। कल 16 है, परसों 17, 18, यानी कि अगले 3 दिनों तक आप यूके ट्रिपल एससी का जो ऑफिशियल यहाँ पे ईमेल आईडी है chayanaayog@gmail.com, यहाँ पर आप अपने अपने फीडबैक भेज सकते हैं। ठीक है, अब इसी के आधार पर आयोग आगे रिजल्ट जारी करेगा या भर्ती को होल्ड करेगा या री एग्ज़ाम होगा, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी भर्ती 2017 में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था जिसका, और लगभग 3 साल बाद एग्ज़ाम हुआ 2020 में। अगर ये भर्ती रद्द होती है तो क्या इसकी गारंटी है कि एग्ज़ाम अगले 1 साल में, 6 माह में या अगले 2 साल के अंदर कंडक्ट होगा? बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है ये। दूसरा देखिए दोस्तों, इस भर्ती में आयोग ने बोला कि 99,000 कैंडिडेट्स यहाँ पे शामिल हुए थे। ठीक है, 1.5 लाख लोगों ने आवेदन किया था, 99,000 लोग इसमें शामिल हुए थे। तो 99,000 में से 1218 की टोटल वैकेंसी है। ठीक है, तो अब इतने लोग यहाँ पे फीडबैक देंगे। अब यहाँ पर आयोग को फीडबैक देने पे देखिए, अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि जिनके मार्क्स भी कम है वो तो नेगेटिव फीडबैक देंगे। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब, यहाँ पे आप गलत मत लीजिएगा, नेगेटिव का मतलब कि वो चाहेंगे कि भर्ती रद्द हो। लेकिन जिस कैंडिडेट के नंबर लगभग लगभग कट ऑफ के आसपास थे या जो पेपर का लेवल था मॉडरेट लेवल, अधिकांश जो स्टूडेंट है वो 60 से 65 प्लस के बीच में है। ठीक है,
सभी मैं वर्ग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लगभग ये यहाँ पे एक एवरेज स्कोर निकला था दोनों पालियों का। हालांकि कुछ स्टूडेंट इसमें ज़्यादा मार्क्स वाले भी हैं, लाइक 70 प्लस वाले, 75 प्लस वाले भी हैं। मैक्सिमम स्कोर इस पॉसिबल स्कोर मैं बोल सकता हूँ इस पेपर का, क्योंकि पेपर काफ़ी मॉडरेट लेवल का था, तो 80 तक इसमें पहुँच सकता है कोई भी, ठीक है। जिसमें देखिए 57 कैंडिडेट्स तो आइडेंटिफाई हो ही चुके हैं, ठीक है, जांच जारी है। तो आयोग को यहाँ पर यहाँ पे आयोग के पास भी ऑप्शन है, या तो प्रत्यक्ष रूप से भर्ती को रद्द कर आयोग को ये गारंटी देनी चाहिए कि जो 99,000 कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे, जैसे वीपीडीओ के टाइम पे हुआ था, केवल उन्हीं को चांस दिया जाए अगले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और उनमें से जो 57 है वो तो बैंड होंगे लाइफ टाइम के लिए, उनको बैन करना चाहिए। और साथ ही अगर इसका रिजल्ट जारी होता है दोस्तों, तो रिजल्ट में भी लाभ ही मिलेगा। अगर 1218 पोस्टों का रिजल्ट जारी होता है तो 57 कैंडिडेट जिनने नकल किए दोस्तों, वो तो यहाँ पर सेल्फ माइनस हो जाएंगे, तो नीचे के जो 57 लोग हैं उनका नंबर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ अन्याय होगा इस भर्ती में। अगर हालांकि ये हो सकता है कि 57, गारंटी इस बात की भी तो नहीं है कि केवल 57 लोगों ने ही नकल की होगी। अगर नकल का दायरा इससे ज़्यादा होगा, लगभग या 100 लोगों ने, 200 ने, 300 ने नकल की होगी, फिर जाकर कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी न किसी अभ्यर्थी के साथ ये अन्याय होगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत, मैं एक रेयर बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, समझने वाली बात है। 3 साल में ये भर्ती हुई है, तो अगले 3 साल तक, आगामी 3 साल में भी अगर ये भर्ती नहीं होगी या होगी, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। आयोग इतनी बड़ी भर्ती की जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि इस भर्ती को करने के लिए दोस्तों कितने सेंटर बनाए गए थे। कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में 2 पालियों में पेपर हुआ था, दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, उतने खर्चे करना, एक्सपेंसेस करना, आयोग बजट का यहाँ पे हवाला देगा, गवर्नमेंट के पास ये अपील जाएगी, गवर्नमेंट इसको और डिले करेगी, चुनावी मुद्दा बनेगा। 22 से पहले एग्ज़ाम होने का नहीं है। और 22 तक देखा जाए तो जिसमें अपीयर्ड हुए थे बहुत से कैंडिडेट, वो ओवर एज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा तो साफ साफ ये बोलना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है, नेगेटिव कमेंट से भी यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरा यहाँ पे नेगेटिव हम फीडबैक भेजेंगे कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। बहुत से लोग जो 20 नंबर ला रहे थे, 25 नंबर ला रहे थे या 30 नंबर ला रहे थे, वो तो यही मैसेज करेंगे आयोग की इस अभी ईमेल आईडी पे कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। आयोग इसीलिए इसमें बोला क्योंकि इस फीडबैक का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आयोग यहाँ पे बोल रहा है साफ साफ कि अपना नाम, अनुक्रमांक और किस पाली में परीक्षा दी है, तीनों चीज़ आपकी देखी जाएंगी, और आपका स्कोर भी वहाँ पे आयोग के द्वारा जरूर क्रॉस चेक होगा। अगर आप क्वालिफाइंग स्कोर से ऊपर है तब जाके आपका जो फीडबैक है उसको आयोग लेगा। अन्यथा कोई 5 नंबर ला रहा है इस भर्ती में और वो बोला कि रद्द होनी चाहिए, तो आयोग को तो पता है ना इसके तरफ से तो हमारी रद्द ही बोलेगा ये बंदा। अगर कोई बंदा 70 नंबर लाया है इस भर्ती में तो वो कभी नहीं बोलेगा कि भर्ती रद्द हो, क्योंकि उसको पता है इस पेपर का जो मॉडरेट लेवल था वो उसके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं उसके 70 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एक नाम मात्र की एक प्रोसेस है मेरे हिसाब से। तो आयोग ने यहाँ पर खाली कैंडिडेट्स को, बहुत से कैंडिडेट्स देखिए काफ़ी धरना प्रदर्शन या उतावले हो जाते हैं, इसको देखते हुए आयोग ने अपने बचाव में कहीं ना कहीं लास्ट कथन प्रविष्ट किया है इस पूरे नोटिफिकेशन में कि आप लोग अपना फीडबैक दें। ऐसा बाकी इसमें कुछ है नहीं कि आयोग यहाँ पे अपने अधिकार से कुछ काम नहीं कर सकता। ये आयोग की मंशा है, सरकार की मंशा है कि वो लोग क्या करेंगे। हालांकि इस भर्ती को बहुत से कैंडिडेट अब मैं देखूंगा कि वो इसको चुनौती दे सकते हैं कोर्ट वगैरह में, ठीक है, याचिका वगैरह दायर हो सकती है, लेकिन याचिका के अंडर भी रिजल्ट प्रोसेस हो जाएगा। कितने लोग जो याचिका दायर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज तक उत्तराखंड के इतिहास की हम भर्तियां देखते हैं तो वीपीडीओ भर्ती घोटाला हुआ था जिसमें काशीपुर से बहुत लोग निकले थे एक साथ, हरिद्वार हो गया, उधमसिंह नगर हो गया, खासकर यही जनपद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इन घटनाओं में। रुड़की का क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा कुख्यात है, यहाँ पर लास्ट टाइम जेई की भर्ती हुई थी, एक ही कोचिंग सेंटर से 65 बच्चों का सिलेक्शन। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि इन 2 जो हमारे केंद्र बनते हैं, या तो इनके केंद्रों को यहाँ पर बैन करना चाहिए मेरे हिसाब से, अन्य जिलों में केंद्रों को स्थापित करना चाहिए इन जगहों के कैंडिडेट्स के लिए भी, अन्यथा भर्तियाँ ऐसे अधर में लटक जाएंगी दोस्तों और बहुत से कैंडिडेट ओवर एज हो जाएंगे। इसका जो साफ साफ यहाँ पे हम लॉस देख सकते हैं वो उस कैंडिडेट के लिए है जो बहुत डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहा है, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों के दुर्गम कैंडिडेट्स जिनके पास कंटेंट नहीं होता, पाठ्य सामग्री नहीं होती, उसके बावजूद वो बहुत मेहनत से संघर्ष करके यहाँ पर सभी सामग्रियाँ जुटाता है और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाता है। लेकिन ये मैदानी जो जनपद हैं यहाँ पर ये धांधली वगैरह होने की वजह से, ऐसे गिरोह होने की वजह से अन्य छात्रों का भी भविष्य खराब होता है। खासकर आयोग और एसआईटी और खासकर उत्तराखंड सरकार से मेरी ये अपील रहेगी कि इस भर्ती में शामिल जो भी धांधलबाज लोग हैं उन सभी के लिए कठोर यहाँ पर उनको सज़ा होनी चाहिए। खासकर जो सैनी था इसमें मुख्य प्रकरण अभियुक्त जो सैनी है, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पे 57 लोगों ने पैसा दिया है, इस भर्ती का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। 57 लोगों ने 5 लाख रुपए दिए हैं,
ठीक है, 57 लोगों ने 5 लाख रुपए दिए हैं। यानी कि सैनी ने टोटल लगभग 3 करोड़ रुपए कमाए हैं इस भर्ती से। 3 करोड़, इतने तो आयोग ने भी नहीं कमाए होंगे टोटल फॉर्म्स में। 1,56,000 आवेदन हुए, अगर इसका भी कैलकुलेशन करते तो 3 करोड़ कुछ समथिंग आता है। 200 का एवरेज लेके मैं करता हूँ, क्योंकि सभी का अलग अलग इसमें चार्ज है। SC ST और हमारे अन्य EWS के लिए 150 रुपये का फॉर्म था, जनरल के लिए 300 का था। ठीक है, तो 200 का एवरेज लेके भी हम चलते तो 1.5 लाख का 200 गुना मतलब 3 करोड़ के आसपास आयोग के पास, और 3 करोड़ रुपए इस बंदे ने एक रात में कमा दिए दोस्तों, ऐसी बड़ी धांधली करके। तो 3 करोड़ रुपए जो आदमी कमा रहा है दोस्तों, तो आप लगा सकते हैं इसमें बहुत प्रभावी लोग भी इसके साथ रहे होंगे। ये नहीं कि इसने अकेले के दम पे काम किया होगा। जैसे कक्ष निरीक्षक ने इसका साथ दिया है, हो सकता है कि और बड़े पैमाने पर या कोई अन्य महत्वपूर्ण पदासीन आदमी ने इसकी हेल्प की हो। तो पूरी इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए यहाँ पे, और साथ ही गंभीर सजा का प्रावधान होना चाहिए ऐसे व्यक्ति के लिए, ताकि भविष्य में किसी भी बच्चे का यहाँ पे जो अच्छा उज्जवल रास्ता है वो ख़राब ना हो। ठीक है, ऐसे लोगों की वजह से बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैंने अभी हाल में एक न्यूज़ पढ़ी थी, किसी गढ़वाल क्षेत्र में किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी, और उसने बोला कि वन रक्षक की भर्ती का रिजल्ट नहीं आ रहा, अगले जन्म में मैं वन रक्षक बनूंगा। बहुत ही मार्मिक लाइन के साथ उसने अपना आत्महत्या कर ली थी। तो बहुत बुरा है ये राज्य के भविष्य के लिए देखा जाए तो। ऐसी घटनाओं पर अंकुश होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, तो आप लोगों को आयोग में जो मेल ID दी गई वहाँ पे बताना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ अपने संबंधित क्षेत्र के जो पुलिस थाने हैं या वहाँ पे आपको अवेयर रहना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ जाना चाहिए। कभी भी बुराई के खिलाफ अगर आप जाएंगे, हालांकि मार्ग कठिन होगा लेकिन विजय आपकी ही होगी, क्योंकि बुराई की कभी जीत नहीं होती। इतने छोटे पैमाने पे इतने अत्याधुनिक डिवाइस का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, ब्लूटूथ डिवाइस, फिर भी लेकिन नकल प्रकरण सामने आ ही गया। ठीक है, क्योंकि बुराई की कभी जीत नहीं होती दोस्तों। बुराई कितनी भी शातिर हो, कितनी भी छोटी हो, वो पकड़ में आ ही जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर साफ मैं फिर से बोलना चाहूँगा दोस्तों, ओपिनियन यहाँ पे यही है कि आयोग अपना ये बोल रहा है कि आप अपना फीडबैक दें। इस फीडबैक का ज़्यादा कोई असर देखने को मिलेगा नहीं दोस्तों। मुझे लगता है कि आयोग यहाँ पर 57 सीटों को छोड़कर अगर मैं बात करूँ तो 57 जो अगले बंदे हैं 1218 के बाद जिनका रैंक आ रहा था, उन लोगों को चांस मिल जाएगा यहाँ पे। और ये 57 लोग तो बाहर होंगे ही होंगे, लेकिन अन्य जो 57 लोग हैं उनको यहाँ पे चांस मिल जाएगा, और आयोग इसका रिजल्ट पब्लिश करेगा, ऐसा मेरे को लगता है दोस्तों। अब ये देखने वाली बात है कि 3 दिनों के फीडबैक के बाद आयोग की तरफ से क्या बयान आता है, और हमारी सरकार का भी इसमें रोल होना चाहिए। सरकार को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट लेनी चाहिए अभी, उत्तराखंड गवर्नमेंट को, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती है, 3 साल से लोगों ने इंतजार किया है। और अगर इसका दोबारा भर्ती को रद्द करके दोबारा भर्ती करने का यहाँ पे अगर ये निकालते हैं कि दोबारा भर्ती होनी चाहिए, तो उसके बाद इन लोगों को यहाँ पर एक टाइमलाइन भी जारी करनी चाहिए दोस्तों, कि इतने टाइम पीरियड पे ये भर्ती हो जाएगी। 6 माह, 4 माह या मैक्सिमम 1 साल के अंदर तो ये भर्ती हो ही जानी चाहिए, तब जाके फ़ायदा है दोस्तों। अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट भर्ती जब होगी, नेक्स्ट भर्ती में भी कोई प्रमाण नहीं है। या तो फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम को यहाँ पे प्राथमिकता देनी चाहिए UKSSC ने। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो ऐसी धांधली कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, बाकी नॉर्मलाइजेशन भी इसमें अपने आप में एक बहुत बड़ी देखा जाए तो पहेली है, अबूझ पहेली है, कि नॉर्मलाइजेशन में आयोग किस प्रकार से मार्क्स को अप एंड डाउन करेगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं इसमें दोस्तों। ठीक है, लेकिन हमारे फीडबैक से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारे फीडबैक से यहाँ पे कोई असर नहीं होने वाला है। सरकार और आयोग मिलकर ही तय करेंगे। SIT के जांच के बाद ये जांच मिल चुकी है कि अब हमने रिजल्ट निकालना है। आयोग के जो सचिव वगैरह हैं, आयोग के जितने भी मेंबर हैं, उनकी भी मीटिंग होगी, सरकार के साथ भी उनकी गुफ्तगू होगी, फिर जाके इस भर्ती पर वो लास्ट में फाइनल डिसीजन लेंगे। ठीक है, ये एक यहाँ पर खाना पूर्ति है कि आपका क्या ओपिनियन है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होना, फिर भी आपको करना है, आप लोग कर लेना। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग क्वालिफाइंग मार्क्स से नीचे हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि जनरल के लिए 45% है, अदर कास्ट के लिए 35% है, इससे नीचे वाले अगर यहाँ पे कमेंट करके बोलते हैं कि भर्ती रद्द होती है, तो उनके ओपिनियन के कोई मायने नहीं होंगे। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि आयोग के लोग भी तो समझदार हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये है दोस्तों इस भर्ती का पूरा। यहाँ पे SIT रिपोर्ट जारी हो चुकी है। भर्ती में नकल हुई थी, और भर्ती में 57 लोग प्रत्यक्ष रूप से नकल करते हुए पाए गए थे। हालांकि ये पता नहीं चल पाता उत्तराखंड की भर्ती में कि कितने लोग यहाँ पर अप्रत्यक्ष नकल करते हैं। बहुत से एग्ज़ामों में हम देखते हैं कि अप्रत्यक्ष नकल भी होती है। बहुत से लोगों के बहुत बड़े बड़े मार्क्स आ जाते हैं, खासकर हाईकोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम ले सकते हैं आप, बहुत से ज़्यादा मार्क्स आए थे उसमें। ठीक है, पेपर का लेवल तो अच्छा खासा था। ऐसे पूर्व कुछ भर्तियाँ हुई थी, LT की भर्ती हुई थी, UBTR की तो भर्तियाँ थी। देखिए, UBTR का जो हमारा बोल सकते हैं ना, ग्रुप D की भर्ती हो, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद, इस भर्ती में तो बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। जब ये आदमी UKSSC की सुरक्षा में सेंध लगा सकता है, सैनी नाम का आदमी, तो इसके बहुत बड़े हत्थे रहे होंगे अन्य जो छोटे मोटे आयोग हमारे UBTR ने जब भर्ती वगैरह करवाई थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कैसा उसमें रहा होगा। ठीक है, इसमें भी सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा धांधली रही होगी उसमें।
तो ये पूरा उत्तराखंड की धरती का देखिए इतिहास है दोस्तों, भर्तियों का इतिहास है राज्य गठन के बाद से। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये उन महानुभावों के नाम हैं, ठीक है, जो कि सामाजिक कलंक है एक हिसाब से, जिन्होंने इतने पैसे दिए सिलेक्शन के लिए, ठीक है। इन लोगों को मैं नहीं बोलूँगा कि गलत है, गलत इनकी भी नहीं है, गलती इनकी भी नहीं है। गलती यहाँ पे देखा जाए तो जो ये मार्ग इन्होंने चुना या जो इनको सपोर्ट किया फैमिली पर्सन्स को भी, क्योंकि पैसा तो बच्चा नहीं देगा ना अपनी जेब से, 5 लाख रुपए किसी के जेब में तो नहीं होगा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो घर के फैमिली मेम्बर्स भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट माने जाएंगे कि आप अपने बच्चे को यहाँ पर गलत तरीके से, अवैध तरीके से शासन में डालने के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उससे अच्छा बच्चे को एक अच्छा आइडिया देकर किसी बिजनेस में अगर आप धकेलते तो आज बच्चा अच्छे से कमा भी रहा होता। अब क्या भविष्य रह गया इन लोगों का, ठीक है। इन लोगों को तो यूके SSS और यूके PCS दोनों परीक्षाओं से लाइफ टाइम बैंड करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग भी इस पर ज़रूर लिखें आयोग के ईमेल आईडी पर, ठीक है। ऐसे जो भी कैंडिडेट पाए जाते हैं, जो भी अभियुक्त पाए जाते हैं, इन पे बहुत मतलब संगीन यहाँ पे धाराएं लगानी चाहिए और साथ ही इनको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। तब जाके भर्तियों में ये अनियमितताएं, धांधलियाँ रुकेंगी, लोग डरेंगे, फेयर सिलेक्शन तभी होगा दोस्तों, ठीक है। बाकी देखिए देखने वाली बात है दोस्तों, फिर भी आप अपना काम कर लीजिएगा। 57 लोगों में से आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई 31 कैंडिडेट आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जो कि लिस्ट दी गई है, जिनका नाम, पता, पिता का नाम सब पता चल चुका है, एड्रेस वगैरह। आइडेंटिफाइड कैंडिडेट्स भी अभी 26, ठीक है। अब ये कब तक पकड़ में आते हैं देखने वाली बात होगी। बहुत बड़े बड़े लोग भी हो सकते हैं इसमें इन्वॉल्व, ठीक है। बड़े बड़े जो हमारे छुट्टू भैया बोलते हैं ना, जो राजनेता टाइप के होते हैं, उनके भी इसमें रिलेटिव वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। और टोटल सेंटर हमारे अफेक्टेड हुए जो इसमें भर्ती में, वो 22 सेंटर हैं, ठीक है। तो 22 सेंटरों में धांधली हुई थी, ये प्रत्यक्ष तौर पे पता चल गया। हालांकि एसआईटी की रिपोर्ट को भी हम यहाँ पे दोस्तों, एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ भी नहीं जा सकते हम। एसआईटी ने अपना अच्छे से काम किया है, एसआईटी की रिपोर्ट को भी हम प्रमाणित मानेंगे, क्योंकि साइबर लॉ के अंतर्गत इन्होंने पूरे यहाँ पे स्टेप लिए होंगे कि ब्लूटूथ डिवाइस किस EMI नंबर से कनेक्टेड थी, कितनी जगह उस EMI नंबर की रीच थी। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आज की डेट में, जो हैकर्स वगैरह होते हैं, जो कि एक वे में काम करते हैं इन साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो उन सब पता लगा लेते हैं कि कितनी जगह पे ये फैला हुआ था जाल, नेटवर्क जो फैला था ना इस ब्लूटूथ का। तो यहाँ पर एसआईटी की रिपोर्ट को प्रमाणित मानेंगे हम, और एसआईटी का यहाँ पे हम समर्थन करेंगे कि एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर लिया। बाकी देखने वाली बात आयोग और सरकार की है। बाकी आप लोगों का ओपिनियन भी इसमें ज़रूरी है, एक बार अपना ओपिनियन आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला स्टेप क्या होता है। और मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है कि अगर मैं बोल रहा हूँ भर्ती रद्द होनी चाहिए तो भर्ती रद्द थोड़ी होगी, अगर मैं बोलता हूँ रिजल्ट पब्लिश होना चाहिए तो रिजल्ट पब्लिश थोड़ी होगा। हमारा ओपिनियन क्या है, लेकिन मैं इतना बोलना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ने इसमें 3-3 साल मेहनत की है, दिन रात एक किया है, और अच्छे खासे 65+, 70+ नंबर लाए हुए हैं वो कैंडिडेट, तो उनकी क्या गलती है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, इन 57 कैंडिडेट के परे इनको हटाकर रिजल्ट जारी होना भी एक अच्छा यहाँ पे स्टेप माना जा सकता है आयोग का, ठीक है। बाकी हाईकोर्ट वगैरह में तो ये याचिका दायर होगी डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसके अधीन ही रिजल्ट निकालना पड़ेगा आयोग को। बाकी फिजिकल वगैरह कर देना चाहिए फिर आयोग को, बाकी बाद में की बात देखी जाएगी। अगर फिजिकल पहले हो जाएगा, अगर रिटर्न बाद में होगा तो ज्वाइनिंग की आसानी होगी। एक काम तो करना चाहिए कम से कम, टॉप क्वालिफाइड। या दूसरा स्टेप यहाँ पे भी दोस्तों ये भी है, देखिए टोटल जितने भी कैंडिडेट्स ने हमें एग्ज़ाम दिया था उनमें से टॉप 5000 को भी ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक हो सकता है अगर जल्दी एग्ज़ाम करवाना है, क्योंकि 5000 लोगों का एग्ज़ाम कराने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आयोग को, ठीक है। एक ऐसा मतलब मेथड निकाल लें, अलग अलग कैटेगरीज से अलग अलग मतलब टॉप कैंडिडेट को चयनित कर लें, और लगभग जितनी रिक्तियाँ हैं उसके 4 गुना ले लें। मतलब 1200 कैंडिडेट्स की भर्ती थी तो 4 गुना 4800 हो रहा है, यानी कि 5000 के आसपास कैंडिडेट इन्होंने लेने चाहिए, और उन्हीं का दोबारा री एग्ज़ाम करवाना चाहिए, ठीक है। जो उसमें निकले हुए बंदे हैं वो फिर से सिलेक्शन पा लेंगे। लेकिन वन डे एग्ज़ाम में दोस्तों मेहनत का ही नहीं होता है, उसमें लक भी डिपेंड करता है। मे भी हो सकता है 70 नंबर वाला उसमें 50 में पहुंच जाए। तो बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत मतलब अबूझ पहेली बन गई है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, एसआईटी रिपोर्ट, आयोग के निर्णय, सरकार की मंशा। ये हमारे लिए एक चुनौती है दोस्तों, इसमें हमारा ओपिनियन ज़रूरी है, तो इसलिए आप लोग फीडबैक दीजिएगा। बाकी देखने वाली बात है आगे क्या डिसीजन आता है, यही मेरी राय है दोस्तों। और बाकी क्या कर सकते हैं, बाकी अन्य जो परीक्षाएं अभी होनी है उनकी तैयारी में संलग्न रहें और मेहनत करते रहें, ठीक है। और आगामी भर्तियों हेतु अवेयर भी रहें। तो होगा आपके आसपास कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उन घटनाओं को छुपाएं नहीं, डरें ना बिल्कुल भी, ठीक है। उन घटनाओं को पब्लिश करें सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से। आज सोशल मीडिया एक सशस्त्र बोल सकते हैं, बहुत ही सशक्त माध्यम है किसी भी को एक्सपोज करने के लिए जो गलत काम कर रहा है, तो बिल्कुल डरना नहीं है। चलिए मिलते हैं जल्दी, अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ईमेल आईडी पर। थैंक यू गाइज।